हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें आज लेके आए हम यूपी टेट का 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर जो हम देखेंगे। इससे पहले मैं करा चुका हूं आपको 2011 का, 2013 का और 2014 का पेपर। ठीक है, अब इससे आगे 2015 का, ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे जो भी पेपर आए हुए हैं। तो क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो इसका पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक के 30-30 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे 150 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास डॉट डॉट द्वारा किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो मरे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। किसका? TAT का विकास किसके द्वारा? मरे के द्वारा। प्रासंगिक अंतर्बोधक परीक्षण नामक शैक्षिक परीक्षण का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक मरे ने सहायक मार्ग के साथ मिलकर किया था, जो व्यक्तित्व के लक्षण के परीक्षण में सहायक होता है। बेलक ने 10 प्रवृत्तियों के आधार पर TAT कहानियों का विश्लेषण करने का प्रयास किया था। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। तो ये किसने कहा है? गिलफोर्ड ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। मनोविज्ञान का शिक्षा के केंद्र में सबसे क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। मतलब जो शिक्षा है मनोविज्ञान में बताई गई है, तो सारी शिक्षा बालक के अनुसार होगी, ये इसमें बात कही गई है। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक और दैहिक क्रियाओं का अध्ययन करना है, जिसका बाल केंद्र शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालकों के व्यवहार के परिमार्जन के लिए तथा शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन के लिए विशेष सहायता ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? जो निरंतरता का सिद्धांत है, वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। समन्वय का सिद्धांत होता है, व्यक्तित्वता का सिद्धांत होता है। ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ये नहीं है। स्किनर ने विकास को एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया माना है। किसने? स्किनर ने विकास को क्या माना है? क्रमिक और मंद गति से, मतलब धीरे गति से चलने वाली। तो मुनरो ने वृद्धि को शारीरिक अभिवृद्धि माना है। मुनरो ने क्या माना है? वृद्धि को शारीरिक अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ माना है। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुपालन करती है, जिसे हम वृद्धि तथा विकास के सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है, जो निम्नलिखित हैं। जैसे निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तित्वता का सिद्धांत, परिमार्जता का सिद्धांत, निश्चय व पूर्ण कथनीय प्रतिक्रम का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, वर्गीकरण द्वारा सिद्धांत वृद्धि एवं विकास से संबंधित न होकर शैक्षणिक वर्गीकरण से है। किससे? शैक्षणिक वर्गीकरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए नियम पर आधारित है। तो ये क्या है? तत्परता का नियम है। कैसा है? तत्परता का नियम। संबंधवादी अधिगम के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। किसके? संबंधवादी अधिगम के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम का प्रतिपादन किया। एक अभ्यास का नियम, अभ्यास करेंगे सीखें, प्रभाव, उससे प्रभाव पड़ेगा तो प्रभाव का नियम, और तत्परता का नियम। कितने नियम दिए? 3 नियम दिए, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्ताव सोपान सीखने की तत्परता के नियम पर आधारित है। मतलब कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्ताव सोपान सीखने के लिए तो किसी चीज़ की क्या है, कोई नई किताब खोल रहे हैं तो उसे तत्पर रह रहा है बच्चा खोलने के लिए, क्योंकि इस नियम का शैक्षणिक निहितार्थ यह है कि विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करने से पूर्व ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए कि विद्यार्थी में नए अधिगम के लिए जिज्ञासा, इच्छा, रुचि और जागृत हो जाए, जिससे वे नवीन ज्ञान को सीखने के लिए तत्पर हो जाएं। मतलब ऐसा माहौल बना दो क्लास में कि बच्चा कहे कि क्या बता रहे हैं सर, क्या आगे बताने वाले हैं, तो उसे क्या लग जाए, एक तत्पर हो जाए उसके लिए सीखने के लिए, जिससे क्या है वो नए ज्ञान को भी अच्छे से सीख सकता है जब वो एक्टिव हो जाएगा। तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है।
तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? तो ये है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण। क्या है? प्रत्यक्षीकरण। किन्हीं परिस्थितियों, वस्तुओं तथा कार्यों में एक समान सादृश्यता वाले उद्दीपक की मानसिक प्रतिमा को प्रत्यय कहा जाता है। मस्तिष्क के द्वारा संवेदनाओं तथा प्रत्यक्षणों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं व परिस्थितियों के संबंध में प्राप्त सूचनाओं का संश्लेषण व विश्लेषण करके संप्रत्ययों का निर्माण किया जाता है। संप्रत्यय के सोपान हैं अवलोकन करना, विश्लेषण करना, तुलना करना, किसी से पृथक्करण करना और सामान्यीकरण सबसे लास्ट। पहला क्या है? कोई चीज़ देखें उसका अवलोकन करेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, फिर किसी के साथ तुलना भी करेंगे, फिर पृथक्करण करेंगे, उनका निराकरण करेंगे और फिर लास्ट में सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डॉट डॉट द्वारा दिया गया है, तो ये किसने दिया है? तो ये दिया है बंडूरा ने। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय तो किसने दिया है? बंडूरा ने। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान बंडूरा। संज्ञानात्मक मनोविज्ञानी बंडूरा ने प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार को जानना तथा उसका प्रत्यक्षण करना है पर विशेष जोर दिया गया था। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा ने सीखने की प्रक्रिया में अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन करने तथा उनकी नकल करने सीखने के महत्व पर बल दिया। बंडूरा के नाम पर ही इनके सिद्धांत को बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अधिगम में के प्रभाव का नियम किसने दिया? तो ये थॉर्नडाइक ने दिया। अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया, तत्परता का नियम भी दिया। 3 नियम दिए किसने? थॉर्नडाइक ने। कौन से? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता के नियम। तो ये थॉर्नडाइक के मुख्य थी। 2 क्वेश्चन देखो इसी सेट में आ गए, किससे? थॉर्नडाइक से ही। पीछे भी पूछा गया, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? स्मृति तो तार्किक विधि है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो क्या क्या? स्मृति प्राणी की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह पूर्व से संपन्न अधिगम प्रक्रियाओं में सूचना एकत्रित करता है तथा विशिष्ट उत्तेजनाओं के प्रत्युत्तर देने में इन सूचनाओं को पुनः प्रस्तुत करता है। स्मृति एक मनोशारीरिक योग्यता है जिसमें निम्नलिखित 4 प्रक्रियाएं सन्निहित रहती हैं। जैसे पहला है अधिगम, दूसरी धारणा, पुनः स्मरण और चौथा पहचान। तार्किक विधि का संबंध स्मृति के मापन से नहीं है। तो तार्किक का संबंध किससे? स्मृति के मापन से नहीं है। तो किसका? अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण और पहचान, ये उसकी क्या होती है? स्मृति की पहचान है, ये उसमें होती है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की विशेषता का अध्ययन क्या कहलाता है? किशोरावस्था की बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, गर्भावस्था से किशोरावस्था। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी पूछा गया। प्रीवियस क्वेश्चन एक तरह से चल रहे हैं, रिपीट होते ही होते हैं प्रत्येक सेट में एक दूसरे के। आप देखोगे ध्यान से सारी क्लासों को तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन कराना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी एग्ज़ाम देने जाता है उसे प्रीवियस क्वेश्चन अवश्य लगाने चाहिए। जो कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हो किसी का भी, उसी के उसे सारे प्रीवियस लगे होने चाहिए उसके, तो उसे आइडिया हो जाता है कि इस आधार पर क्वेश्चन आते हैं। तो इसका क्या है? बाल मनोविज्ञान एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल मतलब गर्भावस्था से लेकर उसकी किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है, जिसमें बालक के व्यवहार स्थिति क्या है उसकी बस और समस्याओं के साथ साथ उस सभी कारणों का भी अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग हो जाने के कारण होता है, तो वो क्या कहलाता है? डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। 21वें गुणसूत्र में क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, इसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक क्रोमोसोम जनित विकार है जो शरीर में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाता है। सामान्यतः शिशु में 46 क्रोमोसोम के साथ पैदा होता है, जिसमें से 23 क्रोमोसोम अपने माता पिता से और 23 क्रोमोसोम अपने पिता से माता पिता से दोनों मतलब ग्रहण करते हैं, 23। परंतु डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त जो माता के 21वें क्रोमोसोम के साथ के अलग हो जाने के कारण आता है। मतलब जो होता है 21वां क्रोमोसोम होता है माता का,
जोड़े के अलग न होने के कारण आता है, जिससे उसके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है। 46 से कितनी हुई? 47, जिसके फलस्वरूप शारीरिक विकास और मस्तिष्क के विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। नेक्स्ट करते हैं, कोहलनबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता का बाह्य कारणों द्वारा निर्धारित होता है? तो किस अवस्था के कारण? पूर्व पारंपरिक अवस्था। तो कौन सी है? पूर्व पारंपरिक अवस्था। ठीक है। मनोविज्ञान कोहलनबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए। कौन कौन से? पूर्व परंपरागत स्तर, इसमें दंड, आज्ञा पालन अभिमुखता तथा यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता को शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा बताया परंपरागत अवस्था, पूर्व परंपरा अब परंपरागत स्तर। इस स्तर में एक रूप अभिमुखता तथा अधिकार संरक्षण अभिमुखता को शामिल किया जाता है। उत्तर परंपरागत स्तर, इसमें सामाजिक अनुबंधन, विधि सम्मुख अभिमुखता तथा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो सबसे पहले क्या होता है? अंडाणु शुक्राणु मिलेंगे आपस में, फिर उसका क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाला क्या है? इसका एकदम सही क्रम है। नेक्स्ट करते हैं, पृथ्वी का सर्वाधिक विलक्षण और विचारशील प्राणी होने के कारण मानव के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकृति की सर्वोच्च रचना भी कहा जाता है। गर्भावस्था के समय अंड स्रावित होकर गर्भाधान नाल के द्वारा गर्भावस्था से गर्भाशय में जाते हैं, जहां शुक्राणु से उसकी संयोजक हो जाता है और इस प्रकार दोनों के संयोजन से निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके परिणामस्वरूप यह निषेचित संयुक्त कोष कालांतर में भ्रूण में परिवर्तन हो जाता है। अतः अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस विकास का सही क्रम संदर्भित करता है। नेक्स्ट देखेंगे 13 क्वेश्चन, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये युंग ने किया था। किसने? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, तो ये किसने किया था? युंग द्वारा किया गया था। व्यक्तित्व के प्रकार से तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे वर्ग से जो व्यक्तित्व गुणों की दृष्टि से एक समान होते हुए पर्याप्त व्यक्तित्व भिन्नता रखते हैं। जर्मन मनोविज्ञान जुंग या युंग दोनों कोई हो सकते के नाम से सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया। नंबर 1 कौन सा? इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाला, बहिर्मुख एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी बहिर्मुखी, उभयमुखी। ठीक है, 3 भागों में बांटा उसने इन चीज़ों को। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो कौन सा? उदाहरण, मतलब उदाहरण देना, निरीक्षण करना, विश्लेषण करना, वर्गीकरण करना और नियमनीकरण करना। तो ये क्या है? आगमन विधि का उदाहरण है। कौन सी विधि का? 2 विधि होती है, एक निगमन विधि, एक आगमन विधि। तो ये किसका है? पहले किसी चीज़ का उदाहरण समझना, उदाहरण के बाद उसका निरीक्षण करें, विश्लेषण करें, वर्गीकरण करेंगे और नियम करें। अगर इसका उल्टा कर दिए तो क्या हो जाएगा? निगमन हो जाता है। ठीक है, किसी चीज़ का पहले उदाहरण दिया जाए, इसका मतलब वो क्या है? आगमन विधि है। तो आगमन विधि के कौन माने जाते हैं? प्रतिपादक अरस्तु माने जाते हैं। संवाद विधि के प्लेटो माने जाते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि के आर्मस्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका डैक्रॉली विधि के डैक्रॉली माने जाते हैं। निगमन विधि के अरस्तु माने जाते हैं। तो अरस्तु 2 के माने जाते हैं, कौन कौन से? आगमन और निगमन दोनों विधि के अरस्तु हैं। डॉल्टन विधि, तो ये हेलेन पार्क स्टल माने जाते हैं। हार्वर्ट विधि के हार्वर्ट माने जाते हैं। प्रोजेक्ट विधि के किलपैट्रिक माने जाते हैं। प्रश्नोत्तर सुकराती विधि, यह सुकरात के द्वारा मानी गई है। खेल विधि कोल्डवेक के द्वारा खेल विधि। मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा। विनेटका विधि डॉक्टर वाल्टन वासवर्न के द्वारा। किंडरगार्टन हार्वर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवधान के आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं, तो कौन है? ऑप्शन ए रुचि, लक्ष्य और आवृत्ति। नेक्स्ट देखते हैं, अवधान को प्रभावित करने वाले आंतरिक व्यक्तिनिष्ठ कारणों से तात्पर्य व्यक्ति के संबंध हो ऐसे कारणों से है जो व्यक्ति के अवधान को
सार्थक ढंग से प्रभावित करते हैं, जिसे अवधान के व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक भी कहा जाता है। रुचि, लक्ष्य, अभिवृद्धि और संवेग। मैटलिन अवधान किसी सामाजिक क्रिया की एकाग्रता है। दुमलिव अवधान अन्यों की अपेक्षा किसी एक प्रकरण पर चेतना की एकाग्रता है। रॉस किसी विचार वस्तु को मस्तिष्क के सम्मुख स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया अवधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो तो मैं इसे डॉक्टर, चोर, वकील, चाहे जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो ये कहा था वॉटसन ने। किसने कहा था? वॉटसन ने कहा था। ये कौन से व्यवहारवादी माने जाते हैं? वॉटसन मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वॉटसन का कथन है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर, जो चाहूँ बना सकता हूँ। जॉन वी वॉटसन व्यवहारवादी मनोविज्ञान विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिनका विकास प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी मनोविज्ञान के एक समूह ने किया। व्यवहारवाद रचनात्मक प्रकारवाद का विरोध होने के साथ साथ अंतर्दर्शन व चेतना के प्रत्यय की व्यावहारिक उपयोगिता को भी स्वीकार नहीं करते। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने जन्मजात प्रवृत्तियों के अस्तित्व को नकारते हुए सीखने पर बल दिया। व्यवहारवाद जीव विज्ञान की विधियों और रूसी मनोविज्ञान पावला के अध्ययन परिणाम से प्रेरित था, जिसे बाद में क्लार्क हॉल व एडवर्ड यलमैन B.F. स्किनर ने आगे बढ़ाया। अधिगम, अभिप्रेरणा व पुनर्बल पर विशेष ध्यान केंद्रित रखता है, व्यवहारवादियों की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान आकर्षित होने से की प्रमुख भूमिका है। तो ध्यानाक उद्दीपन की तीव्रता, मतलब जो उद्दीपक कोई चीज़ हमें दिख रही है तो वो क्या है? एक मिनट। तो ध्यान आकर्षित होने की प्रमुख प्रक्रिया है उद्दीपक की क्या होती? तीव्रता। कोई चीज़ हमें दिख रही है सामने, वो बहुत ज़्यादा चमक रही, तो क्या है? उसकी ध्यान आकर्षित करेगी कोई चीज़, बार बार हम देखेंगे तो। ठीक है, ध्यान आकर्षित होने से उद्दीपक की तीव्रता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उद्दीपक व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें सीखने वाला अंत में सिखाने वाले की इच्छा के अनुरूप व्यवहार करने में समर्थ हो जाता है। सीखने व ध्यान आकर्षित होने में इसलिए उद्दीपक की तीव्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है और विशेष विषय वस्तु को अधिगम के लिए क्रियाशील भी बनाए रखती है। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के अधिगम संबंधी नियम इसी पर आधारित हैं। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, तो वो क्या है? प्रेरणा, मोटिवेशन। प्रेरणा क्या है? छात्र में रुचि उत्पन्न करता है कौन? प्रेरणा, मोटिवेशन। प्रेरणा से तात्पर्य छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला से है, क्योंकि यह एक ऐसी परिकल्पनात्मक प्रक्रिया है जो प्राणी के व्यवहार को प्रारंभ अनुप्रेरित सक्रिय बनाए रखती है। प्रेरणा वह प्रक्रिया जिसमें सीखने वाले व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जाएं और आवश्यकताएं उसके वातावरण के विभिन्न लक्षणों को और निर्देशित करती हैं। प्रेरणा दो प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। प्रेरणा देने वाले घटक हैं उत्तेजना, आकांक्षा, प्रोत्साहन और दंड। तो ये क्या है? मोटिवेशन है। तो दंड तो नेगेटिव हो गया, नकारात्मक। प्रोत्साहन भी नेगेटिव में माना जाता है, उत्तेजना और आकांक्षा। फ्राइड के अनुसार क्या सही है? तो फ्राइड ने क्या कहा था? विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो ये क्या है? फ्राइड ने क्या है? विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। सीखी गई बात को धारण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मरण है, अर्थात विस्मरण किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव को याद करने अथवा सीखे गए कार्य को करने में असफलता से है। मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि विस्मरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं समय अंतराल, अधिगम मात्रा, पाठ्यपुस्तक की सार्थकता, स्मरण की इच्छा, अधिगम वातावरण, मानसिक स्थिति, अभिप्रेरणा, सीखने की विधि और मादक द्रव्यों का सेवन।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं SOR किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। तो SOR उत्तेजना जीव प्रक्रिया को वह 1954 वुडवर्थ ने प्रभावित किया था। यह क्लासिकल शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जो अनुक्रियात्मक व्यवहार को सीखने में मदद करने के साथ साथ वांछित अनुक्रिया के लिए सही उद्दीपक की उपस्थिति पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वह मापनी जिसमें अंतरा मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो जाता है तो कहलाता है, तो क्या कहलाता है? अनुमापनी, अनुपात मापनी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण ... में होता है, तो किस में होता है? परामायम में होता है। तो आंतरीकरण किस में होता है? मूल्यों का आंतरीकरण परामायम में होता है। व्यक्ति के प्रथम व्यवस्थित सिद्धांत का श्रेय सिगमंड फ्राइड को दिया जाता है। फ्राइड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में दो मुख्य संप्रदाय, एक चेतना और अर्धचेतना और अचेतना तथा इदम अहम और पराअहम माना है। फ्राइड के अनुसार पराअहम सामाजिक मान्यताओं, मूल्यों, आदर्शों, संस्कारों से संबंधित है तथा मानवीय सामाजिक राष्ट्रीय हित में व्यक्ति को त्याग व बलिदान के लिए तत्पर करता है। पराअहम पूर्णतः चेतना से निर्धारित होता है। तो व्यक्तित्व सिद्धांत और प्रतिपादन किस किसने दिया? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत तो सिगमंड फ्राइड है। इसके कौन है? सिगमंड फ्राइड। शरीर रचना सिद्धांत सेल्डन है। नेक्स्ट देखते हैं। मांग सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने है। परिस्थितिवादी सिद्धांत गॉर्डन मर्फी हैं। अस्तित्ववादी सिद्धांत कार्ल रोजर्स माने जाते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? सीखना, लर्निंग। सीखना क्या कहता है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अनुभव तो कोई हम चीज़ का अनुभव कर रहे हैं, उससे हम सीख रहे हैं, उससे जो परिवर्तन है उसे क्या कहते हैं? सीखना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहा जाता है। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र, तो उन्हें क्या कहा जाता है? स्तंभाकृति कहा जाता है। क्या कहा है? स्तंभाकृति। नेक्स्ट है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिगम विकास होता है? सबसे ज़्यादा किस में होता है अधिगम? तो बुद्धि का विकास किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। विकास की किशोरावस्था में बुद्धि का विकास अधिकतम होता है, तो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि विकास की इस अवस्था में मानसिक विकास से संबंधित प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मानसिक योग्यताएं, कल्पना शक्ति, भाषा, रुचि, अभिरुचियों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, तो वो किसके? मूल प्रवृत्तियों पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पर? मूल प्रवृत्तियों पर। शिशु के अधिकांश व्यवहार का आधार है प्राय शिशु की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, जैसे भूख लगने पर शिशु का रोना, सामने पड़ी किसी वस्तु को मुंह में रख लेना, क्रोध आने पर शिशु रोकर, हाथ पैर फेंककर और अपने पास की वस्तुओं को फेंककर अपना क्रोध व्यक्त करता है। शैशवावस्था जन्मोपरांत जीवन की प्रथम अवस्था है, जिसे जन्म से 6 वस्तु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने की सिद्धांत को कोलरबर्ग ने प्रतिपादित किया था, तो ये किस पे किया था? बनमानुष पर। तो सूझ किस में आई थी? सूझ मतलब उसे सोच उसकी डेवलप हुई थी, तो ये कॉलर ने बनमानुष पर किया था। कॉलर ने अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोलरबर्ग ने वनमानुषों चिंपैंजी पर अनेक मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए। सीखने की प्रक्रिया में सूझ शब्द का प्रयोग कॉलर के चिंपैंजियों पर प्रयोग के दौरान उसके द्वारा सीखे गए व्यवहार का वर्णन करने के लिए किया गया था। कॉलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत बुद्धि, सृजनात्मकता, कल्पना, तर्क शक्ति, संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास करने में बहुत उपयोगी है। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ... में भी उच्च होंगे, तो सृजनशील में। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा बुद्धि में अधिक तेज होगा तो वो क्या सृजनशील में भी तेज हो।
बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के उस संपूर्ण वर्ग से है जो सूझ के साथ समस्या समाधान करने, नए परिस्थितियों में से अनुकूलन करने, अमूर्त ढंग से सोचने तथा अपने अनुभवों से लाभ उठाने संबंधी किसी व्यक्ति की क्षमता को इंगित करना, परंतु सृजनशीलता का संबंध मौलिकता या नवीनता से होता है, जिसके द्वारा किसी नवीन रचना या नव विचार को प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से कहा जाता है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशील भी उच्च होंगे। तो ये आवश्यक नहीं है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? तो रुचि है। ध्यान केंद्रित कैसे? किसी में रुचि होगी तभी तो उसका ध्यान कैसा होगा? केंद्रित होगा। ध्यान किसी मानसिक क्रिया की एकाग्रता है या अन्यों की अपेक्षा किसी एक प्रकरण पर चेतना की एकाग्रता है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि है, जिसमें व्यक्ति उन्हीं उद्दीपकों के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करता है जिसके उनकी रुचि होती है। जैसे विद्यार्थी की पुस्तकों के प्रति, संगीतज्ञ की संगीत के प्रति, खिलाड़ियों की खेल के प्रति जिज्ञासा प्रवृत्ति व आदत व अभ्यास के फलस्वरूप भी व्यक्ति की रुचि बन जाती है तथा वे अपनी जिज्ञासा आदत अभ्यास से संबंधित उद्दीपकों के प्रति अधिक आकर्षित हो जाते हैं। यह है लास्ट क्वेश्चन इसका, बाल विकास का लास्ट क्वेश्चन। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सीखने में स्थानांतरण। जैसे आपने साइकिल सीखी, साइकिल सीखने के बाद क्या सीखा आपने? मोटरसाइकिल सीखी, 2 पहिए की, वो भी 2 भी। तो ये क्या होगा? दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना। तो ये क्या कहलाता है? अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना। उनने पहले ज्ञान किसका लिया? साइकिल के लिए, उसके बाद उन्होंने क्या सीखा? मोटरसाइकिल। तो ये क्या? सीखने का स्थानांतरण है। एक कार्य को सीखने का आगामी कार्यों को सीखने व करने पड़ने वाले प्रभाव को अंतर्करण कहते हैं। अर्थात एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग सीखने के स्थानांतरण कहलाता है। सीखने का अंतरण किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, कौशल, आदतों, विचारों का किन्हीं अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना होता है। जैसे धनात्मक स्थानांतरण और ऋणात्मक। कुछ मनोविज्ञान 3 अंतरण शून्य अंतरण को भी स्वीकार करते हैं, जिसमें यह अंतरण ना तो अंतराल की अनुपस्थिति को इंगित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे भाग 2, अनिवार्य है हिंदी, 30 नंबर की आती है। तो इसका हिंदी का पहला क्वेश्चन है, आदिकाल में पहेलियाँ किसके लिखने वाले कवि थे? तो आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? तो ये थे आपके खुसरो, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले। पेड़ से बंदर कूदा तो अलग हो रहा है, तो इसमें कारक कौन सा होगा? अपादान कारक होगा। कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है, मेज से बिल्ली कूदी, ठीक है। पेड़ से पत्ता अलग होना, ये भी क्या है? अपादान कारक के उदाहरण है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रति होता है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। श्रृंगार रस का रति होता है। निम्न में से तद्भव शब्द छांटना है। तो तद्भव मछली है। तद्भव कौन से शब्द होते हैं? जो रूढ़ मतलब जो संस्कृति से बदल जाते हैं, संस्कृति का रूप बदल देते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। तो इसका तत्सम शब्द होता है, वो संस्कृति सीधे सीधे उठा लिया है, उस संस्कृति शब्दों में जो परिवर्तन हो जाता है उसके क्या का तद्भव शब्द। तो मत्स्य क्या है? इसका तद्भव है, वो तत्सम शब्द है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में कौन सी? 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई मतलब 4 × 4 चौपाई कर दो तो इसके याद रहेगा ट्रिक से आपको 16। चौपाई 4 पाई, 4 का वर्ग 16, कितनी मात्रा? 16 मात्रा होती हैं। तेरी बकरी ने बर छीने हैं खनन के। तो इस पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। क्या कौन सा हो जाएगा? यमक। ऊपर यमक अलंकार। पहली बरछी का अर्थ एक किससे? शस्त्र से है, जबकि दूसरे बर का अर्थ है पति से। तो तेरी बरछी ने वर छीने, तो वर का पहले का क्या अर्थ है? पहले वर का मतलब शब्द अलग अलग हैं और अर्थ भी इनके अलग अलग हैं, मतलब शब्द एक ही हैं दोनों, पर उनके अर्थ दोनों जगह पर अलग अलग हैं, उसकी जगह यमक अलंकार होता है। तो पहले का अर्थ क्या है? शस्त्र है, और दूसरे का अर्थ क्या है? पति है। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं अंधेर नगरी के, इसके भारतेंद्र हरिश्चंद्र माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 20 का राइट है, सूर्यधन उदय हो जाएगा। कौन सा? सूर्यधन उदय हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यथाशक्ति में समास हो तो इसमें अव्ययीभाव समास होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। इनमें से कौन सा तद्भव है, तो इसमें कौन सा है, भमरा। जिस पर ये वाली मात्रा चढ़ी हो वो हमेशा तद्भव ही होंगे, ध्यान रखना। भमरा कैसा हो जाएगा, तत्सम होंगे। मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा, तो मुद्री का क्या हो जाएगा, मुद्रिका हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, तो ये किसका नहीं है, व्रत और विकास। तो कौन सा नहीं है, व्रत और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। परमार रासो किसके द्वारा रचित है, तो परमार रासो जगनिक के द्वारा है। परमार रासो किसकी रचना है, रचित है, तो जगनिक ने लिखी है। दुल्हन गावहू मंगलाचार हमारे घर आए राजा राम भरताल, तो ये पंक्ति है, ये किसकी पंक्ति है, तो यह है कबीरदास की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी प्रतीप पत्रक का संपादन किसने किया, तो बालकृष्ण भट्ट ने किया, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। हिंदी प्रतीप का किसने किया था, बाल भट्ट ने। कब किया था, 1877 में। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी छांटनी है, तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय। तो ध्यान रखेंगे, अंतर लिखेंगे उसके बाद राष्ट्रीय लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नहीं करेंगे, जैसे ऑप्शन ए में हम गलत कर देते हैं, पर सही कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, आगे कुआ पीछे खाई, तो इसका दोनों ओर मुसीबत, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो अवधी है। रामचरितमानस किस में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल के नाम से किसे प्रस्ताव किया, तो ये किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, तो अपकर्ष हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। आनंद कामंदरी के संपादक कौन थे, तो ये थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कौन थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे आनंद कादंबरी के रचयिता। नेक्स्ट देखते हैं। मृगावती किसकी रचना है, तो ये कुतुबन की है। किसकी है, कुतुबन की। मृगावती कुतुबन की रचना है। जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वो क्या बोलते हैं, अनिर्वचनीय। क्या बोलते हैं, जो वाणी द्वारा अनिर्वचनीय बोला जाता है। ठीक है, आचरण की समस्या किसका निबंध है, तो आचरण की समस्या सरदार पूर्ण सिंह की, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। भूषण किस काल के कवि हैं, तो ये रीतकाल के कवि हैं भूषण। कौन से, रीतकाल के कवि हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, तो उत्साह किसका है, आपका वीर रस का स्थायी भाव है। कवितावली के रचनाकार कौन है, तो कवितावली किसने लिखी, तुलसीदास ने। ठीक है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो विनय पत्रिका ही ब्रज भाषा में लिखी है विनय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट वर्ग का किस प्रकार व्यंजन है, तो टा कैसा है, ट मूर्धय हो जाएगा, जी मुड़ रही है इसमें टा में। अष्टछाप के कवि नहीं है, तो कौन नहीं है अष्टछाप के, नावादास अष्टछाप के कवि नहीं है, तो कृष्णदास हैं, परमानंद दास हैं और नंददास हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो भाग था दूसरा खत्म हुआ। भाग 3 का लैंग्वेज सेकंड देखेंगे। 2 लैंग्वेज आती हैं यूपी टेट में, एक आती है इंग्लिश, एक आती है संस्कृत। इसमें से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं, या तो इंग्लिश या संस्कृत, और जो आपकी लैंग्वेज हो उसे आप पढ़ें, और नहीं तो स्किप कर दें, आगे इसके बाद संस्कृत मिलेगी आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीमोरल, तो ऑक्सीमोरल क्या है, डिफिनिंग साइलेंस। कौन सा, डिफिनिंग, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, विरोधाभास अलंकार एडजेक्टिव एवं नाउन को संयुक्त कर बनाया जाता है। डिफरिंग साइलेंस का तात्पर्य ये कंप्लीट साइलेंस। ऑक्सीमोरल विरोधाभास अलंकार कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग, तो 100 ईयर, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंचुरी बोला जाता है। ऑप्शन इसका बी इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। ताजमहल, तो दा लग, दा से मतलब ताजमहल कैसा प्रसिद्ध है, काफ़ी जाना जाता है, तो इसमें दा लग जाएगा, तो इसमें पहले दा आएगा, तो दा वाला इसमें इसका मतलब कौन सा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 2 बचे, तो मूवमेंट के पहले क्या लगा, ए लग जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। पहले में दा आएगा और दूसरी जगह पे यहाँ क्या आएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, माउंटेन इससे पहले ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक विच द करेक्ट प्रीपोजिशन।
आई ट्राइड डॉट डॉट रिलीव देम डॉट डॉट देयर, तो ये कहा पॉवर्टी, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो ट्राइड के बाद क्या आएगा, टू आ जाएगा, किस जगह टू आएगा पहले यहाँ पर, और टू के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा, तो ऑफ देयर, देम के बाद क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। चूज द करेक्ट फ्रेज टू कंप्लीट द प्रोवर्ब, तो गुड गॉड हेल्प्स दोज हु, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हेल्प देम सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। व्हेन शी पार्टेड डॉट डॉट हर पेरेंट्स हर आइज वर फुल टू टीयर्स, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, तो पार्टेड मान क्या हो जाएगा, फ्रॉम हर पेरेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद पार्ट परफेक्ट टेंस, तो पार्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगेगा आपका, हैड लेफ्ट लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें क्या आ जाएगा, सॉरो आ जाएगा। जॉय, हैप्पी, विलेंस आदि शब्द कौन से होते हैं, प्रसन्नता से होते हैं, आशय से होते हैं, तो सोरो का दुख के लिए व्यवस्थाओं को विपरीतात्मक शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, द गर्ल चाइल्ड लक्की इज पोएम्स राइट बाय, तो ये किसकी है, विलियम वर्डवर्थ की है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ टेंस, द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज बाय ओल्डर ब्रदर, तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा, तो माई ओल्डर ब्रदर रॉन्ग होगा, इसका इनकरेक्ट होगा, तो इसमें क्या होगा, माई ओल्डर ब्रदर के स्थान पर माई एल्डर ब्रदर आएगा, ओल्डर नहीं होता है, क्या होता है, एल्डर, इसकी जगह एल्डर आ जाएगा, एल्डर ब्रदर। नेक्स्ट देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट इडियम। आई डॉट डॉट ऑफ रामा एट द थिएटर बट सी डिड नॉट सी मी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कॉट ए ग्लिम्स। फिल इन द ब्लैंक ऑफ द करेक्ट एप्रोप्रिएट मॉडल, तो इसमें क्या आ जाएगा, द विलेजर्स तो कैन रीड एंड राइट देयर मदर, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ड द फिल इन द ब्लैंक, तो इसमें वी डॉट डॉट द मैटर यस्टरडे, तो इसमें क्या आ जाएगा, डिस्कस्ड आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी डिस्कस्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे आप, फिल इन द ब्लैंक इन द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रेज, द thief learns to communicate with one another डॉट डॉट और sing and language, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन वाई मीन्स ऑफ आ जाएगा, वाई मीन्स ऑफ, तो वाई मीन्स ऑफ का उचित उपयोग, द डीप लर्न टू कम्युनिकेट विद वन एनोदर बाय मीन ऑफ साइन लैंग्वेज। चूज द सिनोनिम्स वर्ड ऑफ फॉलोइंग वर्ड, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनडेट का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा टू फ्लूड, तो क्या हो जाएगा, टू फ्लूड हो जाएगा, वर्ड का सिनोनिम्स देखना है। फिर फाइंड आउट द पार्ट विच हैज द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दे इनवाइट जया एंड आई टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ, तो इसका क्या हो जाएगा, दे इनवाइटेड जया एंड आई, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज एंड ईडियम, तो इसका क्या हो जाएगा, वॉन एवरी डे फ्रेज, क्या हो जाएगा, वॉन एवरी डे फ्रेज। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुइटेबल आर्टिकल, बी बार वॉचिंग, तो इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, द न्यूज़ आ जाएगा, तो द से न्यूज़ से पहले द लगेगा, तो फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट सुइटेबल
एडवर्ब फ्रॉम दोज प्रोवाइडेड, तो इसमें क्या आएगा, आई लुक अस, तो इसमें आ जाएगा नियरली, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चूज द करेक्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, वी हैव बीन लिविंग हियर डॉट डॉट 6 मंथ, तो इसका आ जाएगा 4 6 मंथ, कैसा आ जाएगा, 4 6 मंथ आएगा। ठीक है, ये नहीं पता है कौन से 4 हैं, अनिश्चित हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाफ, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मार्क्स द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, कैरेज, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉर्पस, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द बेस्ट वर्ड ऑफ द कंप्लीट द सेंटेंस, ही वॉज टायर्ड एंड इल एंड, तो इसके बाद क्या आएगा, स्टम्प्ड आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ फिल द ब्लैंक, 10 माइल्स इज ए लॉन्ग वे टू वॉक, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रिटन इज, तो बोल्ड का क्या हो जाएगा, तो वे ऑफ द सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, मेथड्स। विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड विच कैन नॉट वी रीड, तो इसका क्या हो जाएगा, एलिजिबल, तो इस ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ वर्ड, तो क्या हो जाएगा, पार्टिकुलरली, तो इसका क्या हो जाएगा, जनरली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोनोटिक्स एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज डील विद, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, साउंड, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ स्पेलिंग एरर आर, तो स्पेलिंग एरर किस में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, सभी में, साइलेंस, लेटर्स, पुअर प्रोप्स, वन लेटर डिफरेंट साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सब्स्टिट्यूट टेबल मेथड वॉज एडॉप्ट बाय, तो ये किसका है, एच ई प्लेम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे भाग 3, कौन सा है, भाग, तो इसमें संस्कृत देखेंगे हम, भाग कौन सा है, इसमें ये भी क्या है हमारा फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज में आता है, तो जो संस्कृत देखना चाहे वो संस्कृत देखें। ठीक है, संस्कृत अपना पढ़ते हैं। आकर्णयन शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें कौन सा हुआ है, सत्रत, कौन सा, सत्रत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त प्रथम छंद क्या है, तो ये है आपका ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, बसंत वंशस्थ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, वंशस्थ। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, आ ई उ री और ल, कौन से आते हैं, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं, आ ई उ श्री और ल आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं, तो स्पर्श व्यंजनों के वर्ण हैं तो वो कौन से हैं आपके, 5 वर्ड हैं, कौन से स्पर्श वर्ड के कितने, 5 वर्ड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 के बाद 5, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बाहर आवाज़ भी आ रही होगी आपको। सर्वे भवन्तु सुखमी किस प्रकार का वाक्य है, तो ये है आपका इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आदेशीण स्थान सा कर्म सूत्र संबंधित है, तो ये किससे है, द्वितीय विभक्ति से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, तो किसका है, वा का स्थान क्या है, दंतोष्ठ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, बहुज्ञ का विपरीत शब्द क्या होगा, अल्पज्ञ हो जाएगा, बहुज्ञ क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीस पद से संधि है, तो धीस में कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, धीस में कौन सी, दीर्घ संधि।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमाया में विभक्ति वचन है, तो रमाया में क्या है? षष्ठी विभक्ति वचन है, एक वचन है। तो रमाया में कौन सी है? षष्ठी विभक्ति एक वचन माना जाता है। संस्कृत व्याकरण में कत शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है? तो ये बहुवचन में किया जाता है। कत वर्ड किस में किया जाता है? बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो 22 हैं। उपसर्ग कितने हैं? संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। ठीक है। संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाखा दत्त की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? तो ये क्या है? मुद्रा राक्षस है। कौन सी है? कौन सी है? मुद्रा राक्षस। शिवराज विजय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अंबिका दत्त व्यास हैं। शिवराज विजय के लेखक कौन है? अंबिका दास व्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमारा 14 के बाद 15 देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन। अष्टशीति पद का अर्थ संख्या है, तो कितनी संख्या है? तो 88 18 संख्या है। अष्टशीति में कितने? 88 बोला जाता है। अष्टशीति पद का अर्थ क्या है? तो 88 है। 78 को क्या बोला? अष्टासप्तति। अष्टसप्तति। 87 को क्या बोला? सप्ताशीति। 80 को बोला जाता है अष्टादश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अड़गोद कम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गड़गा उद्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पवित्र में संधि विच्छेद कौन सा है? तो पौधन इत्रम। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में थे अरविंदम शब्द का पर्याय क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? कलमः। कमल है। कमल को क्या? अरविंद, कमल ये बोला जाता है, इनके पर्यायवाची हैं। संस्कृत शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें सम उपसर्ग है। संस्कृत में कौन सा है? सम उपसर्ग लगता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। आदि में जुड़े हुए वाले, मतलब आदि अंत में जुड़े हुए वाले व अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को क्या कहा जाता है? तो इसको उपसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। निम्न में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य क्या है? तो विद्यालय गच्छते। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं की संस्कृत क्या होगी? तो इसकी संस्कृत कृष्ण में उभयते गोपा संति। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गय व्यंजन है, तो गय क्या है? स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। गय क्या है? एक स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 18 मानी गई। पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? 18। कितनी? 80। अब इसके बाद 24 के बाद 25वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेंगे। यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है? तो ये क्या है? ज्ञान का है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री क्या कहलाती है? तो टैप रिकॉर्डर कहलाती है। क्या? टैप रिकॉर्डर। नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित में से बाणभट्ट की कृति नहीं है, तो कौन सी नहीं है? 10 कुमार रचित्र नहीं है, तो कौन? कादम्बरी, हर्षचरित और चंडी शतकम ये मानी जाती है बाणभट्ट की। पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, बाद में उसके शिक्षक सूत्र दिए जाते हैं, तो ये कौन सा है आपका? विशेष से सामान्य की ओर। इसे आगमन विधि भी बोला जाता है। कौन सी विधि? पहले उदाहरण दिया जाता है तो उसके लिए आगमन विधि भी बोला जाता है, और इसको विशेष से सामान्य की ओर भी बोला जाता है। दोनों इसके ऑप्शन राइट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले दृश्य में जिसे देख सकते हैं उपकरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फ्लैश बोर्ड कहलाता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। संस्कृत का अध्ययन एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है, तो ये क्या है? व्याख्यान विधि कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? व्याख्यान विधि कहा जाता है। भाग 4 देखेंगे इसके बाद। इसमें हम पढ़ेंगे सामान्य गणित के बारे में। कौन सा? तो सामान्य गणित का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है आपकी प्रदर्शन विधि। कौन सी? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। देखो सुनो और समझो, तो प्रदर्शन विधि कहा जाता है इसको। देखो सुनो और समझो के सिद्धांत का प्रवर्तन विधि आधारित है। इस विधि में छात्र इंद्रियों की सहायता से जटिल प्रक्रियाओं का सरल से बोध करता है। कोई छात्र 5050 को
550 लिखता है, इसका अर्थ क्या है? तो स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है बच्चे की, मतलब स्थानीय मान कौन सी जगह किस जगह पर आएगी वो उसकी अवधारणा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 के बाद तीसरा, 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 20 सेंटीमीटर भुजा है, समबाहु त्रिभुज है, तो उसका क्षेत्रफल होगा आपका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 100 गुणा √3 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सूत्र है इसका, √3/4 ए का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल कहा जाएगा। यह दो वृत्तों की परिधियों 3:1 के अनुपात में, परिधियाँ क्या हैं? दो त्रिभुज हैं, दो वृत्त हैं, उनकी परिधियाँ दे रखी हैं 3:1 है, तो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो R1 ये तो दिया नहीं है, तो पहले वृत्त का परिधि कितनी? 2πr1, ठीक है, इसका जो अनुपात है 3x, और दूसरी का क्या होगा? 2πr2, तो इसका हो जाएगा x, ठीक है। तो R1/R2 बराबर 3/1 हो जाएगा। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या आपका? πr1 का स्क्वायर, तो r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, तो इसका 9π हो जाएगा। ऐसे दूसरे वृत्त का क्या हो जाएगा? πr2 की स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा? पाई ओनली हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा? 9:1 आ जाएगा। तो इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 9:1, 3 का वर्ग कर देंगे इसका और इसका भी वर्ग कर देंगे, तो जो संख्या आएगी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो 9:1 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अगर दिए वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे? उनका डायरेक्ट क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। ये घनाभ की ऊंचाई चौड़ाई, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, कोई घनाभ है, ठीक है। ये घनाभ हो गया हमारा, घनाभ ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 दे रखा है। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ 5328 वर्ग है तो उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, तो उसकी क्या होगी? लंबाई ऊंचाई रियल वाली कितनी होगी, तो वो बताना है आपको। तो घनाभ का ये दे रखा है 6x, 5x और 4x, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 गुणा LB + BH + HL, तो इसके बराबर इसको रख दें। इसकी वैल्यू जो निकालेंगे x की, तो वैल्यू जो हमारी x की निकल लगाई 6, अब इस 6 का प्रत्येक मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसकी आ जाएंगी, भुजाएँ आ जाएंगी। यदि ये दे रखा है, इसका मान इन्होंने पूछा है, ए और बी का मान क्या पूछा है। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी रिपीट हुआ है, ध्यान रखेंगे, उससे 2011 या 14 के या 13 के सेट में है, ये रिपीट है क्वेश्चन। तो ये क्या करेंगे? इसका कॉन्जुगेट गुणा कर देंगे, कॉन्जुगेट गुणा करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू निकाल के जो रियल वैल्यू ये आ गई, यहाँ पर क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। तो ए बराबर 2 हो गया, ये 2 की वैल्यू है। ए बराबर क्या हो जाएगा? इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 2, और इसकी जगह पे b, तो रूट से रूट कट गया, तो v बराबर -1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर? 2, -1 होगा। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, कोई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या कर दिया है? 2 गुना, तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। माना वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये है और लाभ कितना x हो रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि विक्रय मूल्य में लाभ कितना हो रहा है? x का हो रहा है। तो विक्रय मूल्य 2 गुणा 100, तो 2 से हो गया, दूना हो जाता है विक्रय मूल्य। तो लाभ क्या होगा? 3 गुणा x और 3x हो गया। विक्रय मूल्य 2 से -3x, दूसरा समीकरण, तो इसमें से बराबर कर देंगे दोनों वैल्यू को, तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो लाभ कितने होगा? 50 रुपये का। कितने का होगा? 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्रय मूल्य कितना हो गया? 100 - x, और तो इसमें से घटा देंगे 50, तो इसका परसेंट क्या होगा? 100% आ जाएगा। संलग्न ए की वैल्यू निकालनी, कोण ए की वैल्यू क्या होगी? तो इसका होता है, इसकी वैल्यू हमारी 180 आ गई, 180, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/2 सूत्र होता है इसका शायद, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 180, इसमें से घटा देंगे तो ये पूरी जो x और y की वैल्यू, x + y 72 आ गया। इसका जो छोटा वाला अंदर बना है उसका 72 आ गया, x और प्लस y का, तो बाहर भी x + y हो गया, क्योंकि बीच में कट रहा है, तो ऊपर y x + y, तो x + y, तो 180 में तो x 72 गया, तो कितना बचा अंदर? तो इसमें से जो बचा
इसमें जो बचा 36, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ऊपर वाला कोण ए 36 माना जाएगा। कौन सा कोण ए 36 हो जाएगा। ठीक है, आप देख लेंगे इसका सॉल्यूशन। x प्लस एक्स अंडर ए, फिर ए की वैल्यू y प्लस वाई, सभी का जोड़ा है इन्होंने, ये वाली y, ये भी वाली y, ये वाली और ये वाली, सभी को जोड़ दिया, इनकी वैल्यू रख दी है। तो इनकी वैल्यू 2x और a निकाल दिया। अब इनकी वैल्यू रख दी, x की वैल्यू क्या निकली, तो x और y की जो वैल्यू आई है वो इनने क्या रख दिया, इस जगह पर रख दिया है। ठीक है, रखने के बाद क्या 72 वैल्यू रखी है, 72 तो नहीं ढूंढना करी 180 में से, तो उसमें से घटा दिया है, तो उसका 36 वैल्यू आ गई डायरेक्ट। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा, तो ये वाला हमारा रिपीट हुआ है, 2014 में भी आया है ये वाला क्वेश्चन, सेम यही वाला। तो इसका आप निकाल लेंगे, इस क्वेश्चन को हम 2014 में भी कर चुके हैं। ठीक है, 10 लड़कियों की ऊंचाई, जो लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई, जो निम्नवत है, तो ये मापी गई है प्रत्येक की ऊंचाई। तो माध्य ऊंचाई निकालें, लड़कियों की क्या निकालनी, माध्य ऊंचाई। तो लड़कियों की कुल ऊंचाई बटे लड़कियों की संख्या से हम भाग दे देंगे। पहले तो लड़कियों की ऊंचाई को जोड़ देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या से भाग दे देंगे। तो ये क्या आ गया, 142.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। 0.125 का 2/3 का मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 0.5 का क्यू, इससे 2 से ये कट जाएगा, तो कितना आएगा 0.25 आंसर आ जाएगा। इसको भी सरल करना है, इसको आप आराम से सरल कर सकते हैं, देख सकते हैं सरल कैसे करना है। नेक्स्ट 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समावर्त बताना है। तो एलसीएम लेना है, तो ऊपर वाले संख्या को एलसीएम, हरों की संख्याओं का मासा कर देते हैं। जब एलसीएम पूछता है, एलसीएम पूछेगा तो ऊपर की संख्याओं का 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, और जो नीचे की संख्या हैं उनका क्या कर देंगे, महत्तम समावर्त ले लेंगे। तो इसका लासा कितना हो जाएगा, 2 और 3 6, दोनों 6 हो जाएगा, और इनका कोई मासा क्या होगा, 1 कॉमन आएगा, तो 1, तो आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, ए तथा बी की आय 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आय का योग 44 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात बताना है। तो ए और बी की आय कितनी है, 6x और 5x है अनुपात में, तथा उनकी आय का योग दोनों का कितना है, 44 है। तो 6x और 5x बराबर 44 कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो a की आय कितनी आ जाएगी, 24, और b की आय 20 आ जाएगी। तो 8 वर्ष बाद इसमें 8 जोड़ देंगे, तो अनुपात उनका पूछा है 7:8:7 इनका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था काफ़ी। यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम कर दिया जाए, हर को 10% बढ़ा दिया जाए, मतलब कोई भिन्न है x/y है, तो उसमें क्या करना है, 20% कम कर दिया तो 80 हो गया, और 10% बढ़ा दिया तो 110 हो गया। तो भिन्न का मान कितना हो जाए, 16/55 हो जाता है। तो मान निकालना है x और y रख के, ये निकाला है, ये हो जाता है, इसका हम सॉल्यूशन कर देंगे, तो ये हमारा 2/5 आंसर आ गया। ईजी है काफ़ी, आप देख सकते हो, आराम से कर भी सकते हो, ध्यान से देखोगे। तो पहले हम अंश वैल्यू क्या होगा और हर, तो इसमें से 80% क्या कर देंगे, 80 और नीचे 110 बराबर क्या कर देंगे, 16/55 भाग करें। इनको सॉल्व कैलकुलेशन आपको सिंपल आता ही करना। -3 कोष्टक में √3 माइनस √2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो सीधा इसका प्रतिलोम निकाल लेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम x, इसका गुणा किया हमने, इसको हमने ऊपर घुमा दिया, और इसमें क्या कर दिया, दोनों कॉन्जुगेट गुणा कर दिया, कॉन्जुगेट गुणा से जो आंसर आ गया वही आ गया। कोई धनात्मक ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो कोई धन क्या हो रहा है, सादा ब्याज से n गुना हो रहा है, 8 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 8 साल बाद क्या हो रहा है, 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो 2 गुना हो रहा है m-1/n-1 इंटू t, तो 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष में कितना होगा, 4 - 3 और 2 - 1, 2 वर्ष में 1, ठीक है, इंटू कितने 8, तो इसमें 24 वर्ष में ये आंसर इसका आ जाएगा। ये पैटर्न दिया है, 1 गुणा 1 का मतलब 1, 11 गुणा इतना तो 21 गुणा, तो आगे का बताना है। तो ये सिंपल है करना, जितने भी 1 1 हैं, जितने भी 1 1 हैं तो उतने तक हम संख्या काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 कितने, 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, 5 के बाद उसी को फिर घटाते चलेंगे, 4 3 2 1। तो इसका ऑप्शन क्या, ये सिंपल है गुणा काफ़ी। तो जैसे इसमें 1 1 1 1 1 1 1, जैसे कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7,
तो 7 तक क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 6 5 4 3 2 1, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इनको निकालते हैं गुणा को, ठीक है। गणित की प्रकृति नेचर कैसा है, तो तार्किक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। भिन्न की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है, तो क्या करा सकता है, उसके आसपास की वस्तुओं का भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर, ठीक है। ए वर्ग की परिमाप 4a + 8 इकाई है, तो इसका क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 4a + 8 है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a + 4a + 4 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो 4 इंटू भुजा, ठीक है, भुजा बराबर a 4a + 8/4, इसकी तुलना करेंगे तो ये जो आंसर आ गया a का वर्ग कर देंगे तो a² + 4a + 4 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रित वृत्ति की माप नहीं है, तो कौन सी नहीं है, परास नहीं है, माध्य माध्यिका और बहुलक है, परास नहीं है, केंद्रित वृत्ति की माप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहाँ आ गए हम, ये हो गया हमारा, ये हो गया ये वाला। एक समबाहु त्रिभुज ए और ABC में यदि AD BC पर लंब है, AD है वो BC पर लंब है, तब तो क्या होगा, AD है वो BC पर क्या हो गया, लंब हो गया, तो AB बराबर BC बराबर CA बराबर A मान लिया हमने, तीनों भुजाएं क्या बराबर मान लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे AD का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस माइनस BD का वर्ग, तो AB का वर्ग, तो इसमें देख लेंगे आराम से, वैल्यू रख देंगे सबकी निकालने के बाद, तो AB का मान क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। यदि कोण का संपूर्ण कोण उसके कोट पूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण बताइए। कोई कोण संपूरक कोण का उसकी कोट पूरक कोण का 3 गुना है, तो माना कोण x अंश है, तो 180 माइनस x बराबर 390 - x, तो 180 कैसा कोण है, संपूरक कोण, 180 माइनस x कर देंगे संपूरक कोण। ऐसे ही उसे 3 गुना कौन सा है, कोट पूरक कोण, तो 90 - x कोट पूरक कोण, इनको बराबर रख दें तो x का मान कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा और पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको बताना होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल हमारा कितना आ जाएगा, 400 वर्ग मीटर आ जाएगा। ये क्या है, हमारा पूरा एक मैदान है, उसके बीच में मैदान है और बगल में क्या है, रास्ता है। तो पहले करें आयताकार की लंबाई 24 × 30, लंबाई कितनी होगी 45 हो गई, चौड़ाई 30 हो गई। आयताकार पार्क के चारों रास्ते की 2.5 है, ठीक है। तो आयताकार पार्क का रास्ता सहित तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, दोनों ओर का, इधर का भी इधर का भी। ऐसे 30 में हम ऐसे ही जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 × 35 माइनस 45 × 30, तो इसमें से जो घटा दें वो कितना आ गया, 400 मीटर आ जाएगा, वर्ग मीटर आ जाएगा रास्ता। एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, तो त्रिभुज के कोण होंगे, तो त्रिभुज के कोण क्या होंगे, 40 60 और 80 होंगे। AX अनुपात दे रखा है बराबर 180 के बराबर रख देंगे, उनकी वैल्यू रख देंगे। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 13 है, उसका लघुत्तम समावर्त इतना है, तो एक संख्या तो दूसरी संख्या, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, सेम है, ठीक है, कैसा है, सेम है। तो लासा गुणा मासा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 221। आंकड़ों 25 15 23 40 27 25 23 24 का परास होगा, तो परास इसको हम क्या क्रम में लिख देंगे पहले, तो परास क्या उच्चतम मान माने निम्नतम मान, तो उच्चतम मान सबसे ज़्यादा 45, उसका सबसे छोटा मान है 45, उन्हें घटा देंगे, वही इसका क्या आ जाएगा, परास आ जाएगा 27। 60 मीटर 40 मीटर 30 मीटर माप का एक घनाकार गोदाम है, इस गोदाम में कितने घनाकार बक्से रखे जा सकते हैं, यदि इस एक बक्से का कितना आयतन होगा हमारा, 0.8 मीटर हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा पूरा निकाल लिया हमने इसका वॉल्यूम, तो एक इतने कितने रखे जा सकते हैं, तो इसके इतने से हम भाग लगा देंगे, तो कितना आ गया, 90,000 आ गए, 90,000 बक्से रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये संख्या दे रखी है, संख्या इतने का मान x है, तो इतनी संख्या का मान बताना है, तो x का मान रख देंगे इसमें
सॉल्व करेंगे तो x/10 आ जाएगा। अब आते हैं भाग 5 में, पर्यावरण। भाग 5 लास्ट भाग है पर्यावरण का। पर्यावरण का पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन थे? तो ये थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चिपको आंदोलन के प्रेरता चंडी प्रसाद भट्ट हैं। इन्होंने वर्ष 1964 में दासौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। आगे चलकर यह संस्था चिपको आंदोलन की आधारभूत बनी। वर्ष 1973 में वनों की कटाई के विरोध स्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन में सह कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है? तो कैसी है? प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। तो रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन है, जिसका रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। यह शरीर की ग्लूकोज उपचार को नियंत्रित करती है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो वो किस में होता है? परागकोश में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है? तो शाकाहारी होता है। प्राथमिक क्या? शाकाहारी होता है। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली औषधि क्या है? तो पैरासीटामोल है। कौन सी? ज्वर में बुखार जब आ जाता है तो पैरासीटामोल टैबलेट दी जाती है, आपको पता होगा। दही निर्माण हेतु कौन सी सूक्ष्मजीव उत्तरदायी होते हैं? तो दही में क्या होते हैं? लैक्टोबैसिलस होते हैं, ध्यान रखेंगे, दही जमाने के लिए। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक व चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 समूह ए बी ए और ए की ए बी की और ए की ए, बी, ए बी तथा ओ की खोज की। ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है। ए बी क्या होता है? सर्वग्राही होता है। बाद में लैंडस्टीनर और वीनर द्वारा रीसस बंधन में रक्त में पीएच RH फैक्टर की खोज की गई। इम्पोर्टेंट है, RH फैक्टर की खोज की गई। लाल रक्त कणों की उपस्थिति ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त भिन्नता पाई जाती है, जिसे एंटीजन व प्रत्यजन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एंटीजन तथा ए तथा एंटीबॉडी बी। एंटीजन की अनुपस्थिति एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसे एंटीबॉडी तथा प्रतिरक्षी कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, एंटीबॉडी व एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। प्याज आलू अदरक क्या हैं? तो ये क्या हैं? जड़ें हैं, ध्यान रखेंगे। प्याज आलू अदरक क्या है? जड़ हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कोष की सूक्ष्म जीव है, तो एक कोष की चीज क्या है आपका? पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है? एक कोष की जीव माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है? तो कौन सा है आपका? रीठा। रीठा क्या है? साबुन का विस्थापन है। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसका आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो संपीड़न प्राकृतिक गैस का CNG माना जाता है। किसी पारतंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, तो क्या कहता है? जैव भूमि रासायनिक चक्र कहा जाता है। तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? तो कौन से होते हैं? फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहकारी जीव को प्रभावित करिए, तो वो क्या कहलाता है? तो परजीवी नहीं कहा जाएगा, सहभोगी कहा जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जब मोर सांप को खाता है और सांप किस कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषक तत्व क्या हो जाएगा? तो मोर क्या हो जाएगा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर आ जाएगा। खाद्य पिरामिड कहाँ आ जाएगा? शीर्ष पर आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कार्यान्तरिक सेल का उदाहरण है? तो ये क्वेश्चन संगमरमर, ये हमारा पहले भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। महासागरों में निम्नलिखित में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो महासागरों में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट चलेंगे, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपको पता होगा, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति करता है अध्यक्षता। ठीक है, अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति सभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 के बाद 19। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है?
तो किसका है सबसे ज़्यादा मिट्टी? भारत में जलोढ़ मिलता है सबसे ज़्यादा भारत में। भारत में कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। यह मिट्टी देश के 40% भागों में लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह मिट्टी पंजाब के असम तक के विशाल मैदान भाग के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो शाकाहारी जंतु पौधे के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं तो वो कौन से कहलाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता कहा जाता है। जो शाकाहारी होते हैं क्या हुआ है? प्रथम चरण उपभोक्ता कहा जाता है। प्लेग है तो ये क्या है? जीवाणु जनित बीमारी है। प्लेग क्या है? एक जीवाणु जनित बीमारी मानी जाती है। गैसीय अवशिष्ट है तो ये क्या है? लकड़ी कोयले से जलने वाली धुआं। लकड़ी कोयले से जलने वाली क्या है? धुआं है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो जीव समुदाय और उससे वातावरण में संतुष्ट तंत्र। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र इकोसिस्टम कहा जाता है। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने वाली सबसे बड़ा लाभ है तो ये क्या है? हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट माना जाए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए यंत्र कौन सा होता है? ये क्वेश्चन रिपीट है, सीस्मोग्राफ है, ये पहले भी आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है? आपको रिपीट मिलेंगे यूपी टेट में। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे तो ध्यान रखना है, पढ़ते जाना है प्रीवियस ईयर को। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से निकटतम ग्रह सबसे निकट बुध है। बुध के बाद क्या होगा? शुक्र आएगा। शुक्र के बाद क्या आएगा आपका? पृथ्वी आएगा। पृथ्वी के बाद मंगल आएगा। पृथ्वी इसमें है नहीं। पृथ्वी के बाद मंगल आएगा। मंगल के बाद बृहस्पति आएगा। ऐसे ही बृहस्पति के बाद अरुण वरुण आ जाएंगे। ठीक है, शनि आ जाएगा। शनि के बाद अरुण। गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो गुजरात में। गिर मतलब गा से गुजरात, ध्यान रखेंगे। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है तो निरीक्षण विधि विशेषता कौन सी नहीं है? यह एक मनोविज्ञान विधि है, प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित विधि है निरीक्षण विधि। और नेक्स्ट हो गई, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है तो ये क्या है? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, रचनात्मक विधि। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। प्रेक्षण विधि की सीमा है तो क्या है? यह विधि मितमयी नहीं है। यह विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता में से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। इस विधि में व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो ये क्या है? हमारे पर्यावरण के क्वेश्चन 30 समाप्त हुए। ठीक है, अब जब हम लेके आएंगे नेक्स्ट सेट लेके आएंगे। तो इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच साथी, बाय बाय, टेक केयर। अगर चैनल आपको जैसे इसमें आपको करना है, कोई कमेंट भी आपको लिखना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, किस टॉपिक पे लाने हैं क्वेश्चन उसके बाद आप बात कर सकते हो। और जैसे आपने इसमें जो क्वेश्चन है आपके 150 क्वेश्चन रहते हैं, 2 लैंग्वेज रहती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें एक ऑप्शनल लैंग्वेज होती है हमारी लास्ट में सेकंड वाली, जिसमें हम इंग्लिश और संस्कृत कोई भी चूज़ कर सकते हैं एक। तो ध्यान रखेंगे प्रीवियस जितने भी हैं वो आपको सारे लगाने हैं, एक बार नहीं, उन्हें 2 से 3 बार लगाने हैं। आप किताब से भी पढ़ सकते हैं, अगर किताब से नहीं पढ़ रहे हैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं 2-3 बार, तो जिससे क्या हो जाएंगे क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मान लो कि आपको इसी में से क्वेश्चन 50 फंस गए तो आपको 50 की तैयारी नहीं करनी पड़ी, आपने प्रीवियस पढ़ा, उसी से काम हो गया और उसी से आपका क्या हो जाएगा, यूपी टेट सिंपल तरीके से निकल जाएगा। तो ये क्या है कि बड़े उससे पढ़ना है, प्रीवियस क्वेश्चनों को ऐसे पढ़ना है जैसे कि हाँ यही क्वेश्चन आने वाले हैं। कुछ कंटेंट आप बाहर से भी पढ़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूरी तैयारी हो जाएगी एक तरफ से, और पूरी तैयारी हो गई आपका पेपर निकल गया। ठीक है साथियों, ओके बाय, टेक केयर।